तो आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे मतलब जिसका नाम है फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ये रखेंगे कि भाई ये फीचर क्या गला होती है। तो फीचर क्या होता है ये पता अगर अपने को करना है तो आप जितने भी वेरिएबल्स के साथ कॉलम में जितने भी आपके डाटा सेट में कॉलम्स होते हैं, डाटा सेट में जितने भी आपके कॉलम्स होते हैं उनको आप फीचर्स बोलते हैं। ये फीचर्स या वेरिएबल फीचर आपको पता ही है, कॉलम फीचर वेरिएबल ये सब पता ही है आपको। अगर अगर हम बोले कि फीचर्स क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया जितने भी कॉलम्स हैं मतलब वो वेरिएबल्स होते हैं और हर एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज होती है। अब फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन मतलब क्या अपन आगे देखते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग का मतलब सिंपल सिंपल जो तो फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों के लिए हम जनरली एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, इसको फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। तो अब क्या होता है कि आपके पास जो डाटा सेट होता है, जो आपके पास डेटा सेट होता है आता है, जो आप फील्ड से आपके पास डेटा सेट आएगा, वो जरूरी नहीं है कि वो डेटा सेट आपका जो है वो मॉडल में डालने के लिए रेडी हो। ऐसा बहुत कम होता है कि रेडी डेटा सेट कभी भी नहीं आता। तो आपको फीचर्स के ऊपर काम करके ऐसे फीचर्स बनाने पड़ते हैं जो कि मॉडल में डालने के सुटेबल हो। तो किस तरह के फीचर बनाने पड़ते हैं? तो आपके जो रॉ फीचर्स आएंगे, जो आपके जो ओरिजिनल फील्ड से जो रॉ फीचर्स आएंगे, उसमें क्या होगा, मिसिंग वैल्यूज होगी, आउटलायर होंगे, या फीचर जो होंगे इस तरह के होंगे कि मतलब हम नहीं डाल सकते हैं मॉडल में। तो उनको हम पे उनको वर्क करके मॉडल में डालने के सुटेबल करना पड़ेगा। ठीक है ना? और उसके बाद जैसे क्या फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन भी फीचर इंजीनियरिंग में ही आता है। तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जैसे आपका डेटा है, तो आपको जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपके पास डिस्टेंस और टाइम है, मतलब आपकी एक कार जा रही है, आपके डेटा सेट में कोई ऑटोमोबाइल का प्रॉब्लम है, जैसे ऑटोमोबाइल का आपको कुछ वर्कआउट करना है, कोई टारगेट वेरिएबल ऑटोमोबाइल डेटा सेट में वर्कआउट करना है। तो आपको डाटा डिस्टेंस दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2.5 आवर में कवर किया है इस कार ने, राइट? तो आप जो है एक वेरिएबल नया क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है नया वेरिएबल है, तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये नया वेरिएबल हो गया। तो इससे भी आप देखिए, फीचर जो है डिस्टेंस है, लीनियर वेरिएबल है, टाइम भी है, लीनियर वेरिएबल है। पर जैसे ही आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, लीनियर नहीं रहा। लीनियर क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो तो लीनियर कहलाता है हमेशा। ए प्लस बी लीनियर, अगर ए लीनियर है और बी लीनियर है तो ए प्लस बी लीनियर है, ए माइनस बी भी लीनियर होगा। पर ए इंटू बी और ए अपॉन बी लीनियर नहीं होता है। ये अपना बेसिक मैथ्स है। ए इंटू बी जो है वो उसका मतलब वो लीनियर नहीं रह जाता, फिर ए अपॉन बी भी लीनियर नहीं रह जाता। तो आपने एक नॉन लीनियर फीचर जो है इससे डिराइव कर लिया, जो है कि स्पीड है, ए अपॉन बी। तो इस तरह के आप मतलब काफी फीचर जैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ईयरली इनकम दिया हुआ, ईयरली इनकम जैसे आपका दिया है $60,000 पर ईयर। तो इस $60,000 पर ईयर है, उससे आपको मंथली इनकम निकालना है, आपको मंथली इनकम की जरूरत है। तो आप $60,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करके मंथली इनकम आप एक और कॉलम बना लेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह के आप कई कई यूजफुल जो है फीचर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आपको टाइम, जैसे आपको डेट दिया हुआ है, तो जैसे आपको अगर वर्क करना है, जैसे मेट्रो ट्रेन है या फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट बस ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस डेटा आपको उस तरह का कोई डेटा आपके पास जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड काम करना है। तो जो ऑफिस के रश आवर्स होते हैं, जब लोग ऑफिस जाते हैं या जब लोग शाम को ऑफिस से वापस आते हैं, तब आपकी बस और जो लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन है इसमें रश ज्यादा होता है। तो आपने आपको दिन का टाइम दिया हुआ है कि इतनी बजे जो है इतना रश, इतनी बजे जो है इतने पैसेंजर आते हैं। तो आप उनको डिवाइड कर लेंगे कि मॉर्निंग आवर्स में जो है अप टू 10 o'clock जो है ये रश आवर्स हो गए, बिटवीन जो है 11 o'clock टू 4 o'clock जो है स्लैक आवर्स हो गए जिसमें ज्यादा पैसेंजर नहीं आते हैं, फिर 4 o'clock टू जो है शाम को 7:30 बजे तक वापस रश आवर्स हो गए। तो इस तरह से आप मतलब जो है और फीचर्स निकाल सकते हैं इससे। तो इससे आपको मतलब इस तरह के जब आप फीचर्स निकालते हैं तो आपके डाटा सेट की जो है यूटिलिटी बढ़ जाती है और आपकी मॉडल की यूटिलिटी बढ़ जाती है। आप ज्यादा मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी भी बढ़ती है और जो है आप ज्यादा अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाते हो काफी चीजें। तो काफी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर इंजीनियरिंग हो गई। और फीचर इंजीनियरिंग में आपका जो आप अभी तक आप जो मिसिंग वैल्यू करते आए हैं, मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट, जैसे मिसिंग वैल्यू को आप
फिल करते हैं मोड 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 से या फिर मीन से या फिर मोड या मीन से आप जब उसको भरते हैं, मिसिंग वैल्यू को जब आप इंप्यूट करते हैं तो वो भी आपका एक फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप जो आउटलायर है, आउटलायर को ट्रीट करते हैं तो आईक्यूआर मेथड मैंने आपको बताई थी इंटर क्वार्टाइल रेंज की, आईक्यूआर मेथड से जब आप आउटलायर ट्रीट करते हैं वो भी फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये सारा चीज जो है ब्रॉडली फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आती है। मतलब हमारे पास फीचर आ गए, उसके बाद हम उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या इंजीनियरिंग करके और यूजफुल फीचर बना रहे हैं। तो यूजफुल फीचर क्यों बना रहे हैं? ताकि वो यूजफुल फीचर हमारे मॉडलिंग में जाए, और जो है मॉडलिंग में जब उसको इनपुट देंगे उन यूजफुल फीचर का, तो हमारा जो है प्रेडिक्शन या तो एक्यूरेट आएगा या तो फिर हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो एक्यूरेट होगा। तो आपको पता है ना कि जंक इन जंक आउट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है। अगर आप जंक डाटा इनपुट डालोगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी जंक मिलेंगे। तो आप जितने मीनिंगफुल फीचर्स डालोगे तो उतने आपको जो है एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, उतने आपका प्रेडिक्शन या क्लासिफिकेशन अच्छा होगा जितने आप मीनिंगफुल फीचर डालोगे। तो ये फीचर जो भी बनाते हैं हम, एक अपने फीचर से जो दूसरे फीचर एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करके, या फिर थोड़ा और उनको दूसरे एक दो फार्मूला अप्लाई करके, उसको हम फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। और फीचर सिलेक्शन, तो फीचर सिलेक्शन एक चीज तो हो गई फीचर इंजीनियरिंग जो अभी अपन ने समझी। दूसरी चीज होती है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन मतलब क्या? भाई तुम्हारे डेटा सेट, रॉ डेटा सेट तुमको कहीं से मिला, किसी ने तुमको, मतलब किसी बिजनेस यूजर ने तुमको डेटा सेट दिया। डेटा सेट में माना 150 वेरिएबल्स हैं, तो 150 वेरिएबल तो आप अपने मॉडल में रखोगे नहीं। आपको चाहिए 10 या 12 मीनिंगफुल वेरिएबल जो कि मतलब हमारी एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन को ढंग से डिफाइन करते हो, वही वेरिएबल चाहिए। 150 को आपको 12 में रिड्यूस करना है या 15 में रिड्यूस करना है। तो आप क्या करोगे, जो बैड वेरिएबल्स है, अननेसेसरी फीचर्स हैं, जो फालतू के फीचर है बचे हुए, 135 फीचर जो बचे हुए हैं फालतू के फीचर, उनको आप हटा हुए। तो मतलब जो टोटल फीचर सेट 150 का था, हमको चाहिए 15, तो 135 जो हम हटा रहे हैं उसको हम फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। तो मतलब रिमूविंग अननेसेसरी फीचर्स, 150 में से हमने 135 हटा दिए, और 15 जो सबसे ज्यादा हमारे काम के थे, और मॉडल जो हमारा सबसे, मॉडल की एक्यूरेसी, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन जिन फीचर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था, वो रख के हमने बाकी डिस्कार्ड कर दिए। इसको हम बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। तो हम ये दोनों ही आज जो है थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो ये डायग्राम आप देखिए कि फीचर्स को हम फीचर सिलेक्शन करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब करते हैं, और उसके बाद जो है डेटा फाइनली मॉडल में डाला जाता है। ठीक है, तो अपन आप सीधे एक आर्टिकल में चलेंगे जिसमें कि मतलब एक बंदे ने काफी अच्छा हमारा हेल्प किया हुआ है। तो वो आर्टिकल में डायरेक्टली आपको ले जाऊंगा। ये आर्टिकल में अपन आ गए, और ये आर्टिकल में जो है, तो ये आर्टिकल है ए प्रैक्टिकल गाइड टू फीचर इंजीनियरिंग इन पाइथन। और ये राइजिंग ओडेगुआ करके कोई बंदा है, उसने लिखा है, कोई फॉरेनर है बंदा, राइजिंग राइजिंग ओडेगुआ, कोई शायद अफ्रीकन दिखता है, उसने शायद ये लिखा है। तो काफी अच्छा आर्टिकल है। तो मैं इसको रेफर करना चाहूंगा विद ड्यू क्रेडिट टू द क्रिएटर। तो उसने देखिए पिक्चर भी कितना अच्छा दिया है। फीचर इंजीनियरिंग मतलब टूल के बिना आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते ना, तो उसने सारे टूल्स जो है फोटो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फीचर इंजीनियरिंग मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब जो है डेटा सेट को आपको जो, ये देखिए कोई एक डेटा सेट है इसके पास, तो इसने ये क्या किया कि यूजुअल इंपोर्ट्स किए जो हमेशा करते हैं, वार्निंग वाला लाइन लिखा, मेटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, सी1 को, नमपाई को, पांडास को इंपोर्ट कर लिया। फिर उसने देखिए चार डेटा सेट जो है पड़े हैं। चार डेटा सेट जो है अलग अलग सीएसवी से, अलग अलग उसके पास सीएसवी फाइल थी, तो रीड अंडरस्कोर सीएसवी करके उसने चार डेटा सेट पढ़ा है। तो चार डेटा सेट बनाए हैं उसने। ये जैसे ये चार डेटा सेट, ये नंबर 1 डेटा सेट, ये नंबर 2 डेटा सेट, नंबर 3 डेटा सेट, और नंबर 4 डेटा सेट। तो आज अपन पूरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम डाटा सेट के डिटेल में नहीं जाएंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि इसने चार डिफरेंट डेटा सेट जो है पढ़े हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी लोन से रिलेटेड कुछ है डेटा, तो वो उसने डेटा सेट पढ़े हैं। अगर आप ये आर्टिकल में आपसे शेयर करूंगा, तो आप अगर देखेंगे आपके इसका इसके गिटहब को आप देखेंगे, तो ये आपको इसका डेटा, मतलब इसकी सीएसवी फाइल भी मिल जाएगी आपको, अगर आपको रिपीट करना है। तो हम जो हमेशा हमेशा जो मतलब हमेशा जो हेड करते हैं ना, डाटा सेट डॉट हेड, उससे 5 हमारे प्रिंट होते हैं। तो इसने दूसरे तरीके से किया है। इसने डॉट सैंपल यूज किया। डॉट सैंपल मतलब इसमें से 3 सैंपल कोई भी ले लो, 3 सैंपल रिकॉर्ड ले लो और उसको ट्रांसपोज कर दिया है।
मतलब जो हमारे हेड में जो कॉलम के नाम रो में आते हैं ना, तो इसने ट्रांसपोज कर दिया है उसका। तो ये देखिए ट्रांसपोज में क्या होगा, डाटा सेट के जो हेडिंग है उसका नाम आ गया लेफ्ट में जो बोल्ड में दिख रहा है, और ये 3 रिकॉर्ड जो है वर्टिकल आ गए। तो इसने इस तरीके से किया है। तो ये भी एक तरीका है डेटा सेट को विजुअलाइज करने का। आप डॉट सैंपल लिख दो तो कहीं कोई भी 3 सैंपल उठा लेगा रैंडम, और उसको ट्रांसपोज कर दो, तो आपके जो वर्टिकल में जो देखने में आपको इजी होगा। अगर आपके अगर कॉलम ज्यादा है तो स्क्रॉल होंगे ना राइट में, तो इस तरह से आप ट्रांसपोज कर देंगे तो कॉलम जो है आपके जो है आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फीचर्स हैं वो कॉलम में आ जाएंगे, तो देखने में थोड़ा इजी पड़ता है। ऐसे दूसरे को देखा उसने, तीसरे को उसने व्यू किया, चौथे को व्यू किया। ठीक है, चौथे को व्यू करके हम आगे बढ़े, और देखिए क्या करता है ये आगे। अब ये देख रहा है कि मतलब ये लोन डेमोग्राफिक्स जो एक डाटा सेट इसने पहले बनाया था, लोन डेमोग्राफिक्स करके डेटा सेट इसने बनाया था, इसमें चेक कर रहा है कि नल कितना है। तो ये आप कई बार कर चुके हैं, इज नल, इज एन ए सम। तो इज नल करते हैं तब भी वही आता है, इज एन ए करते हैं तब भी वही आता है, तो इसमें दूसरी मेथड यूज करिए। तो देखिए ये 3 वेरिएबल जो हैं, बैंक बैच क्लाइंट्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्लाइंट्स और लेवल ऑफ एजुकेशन क्लाइंट्स, ये 3 में जो है काफी जो है, एक में 3700 है, एक में 648 और एक में 4000 जो है इसको नल वैल्यूज में। ठीक है ना, तो आगे हमको नल वैल्यूज पे ले जा रहा है। तो नल वैल्यूज ट्रीट करने के इसने हमको 2-3 तरीके सिखाए हैं। तो एक पहला तरीका इसने क्या किया है कि सबसे पहले जो है उसने एक वेरिएबल, सबसे पहला वेरिएबल लिया है उसने जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्लाइंट। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्लाइंट ये जो वेरिएबल जो बीच का है इसने लिया, इसमें 640 जो है नल है इसके पास। वैल्यू काउंट कर लिए। वैल्यू काउंट तो आपको पता ही है, वैल्यू काउंट करने से क्या है, इसको क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें क्लासेस है उसकी वैल्यू मिल गई। तो इसमें देखिए परमानेंट जो है, परमानेंट क्लास जो है, परमानेंट जो क्लास है वो 3146 टाइम रिपीट हो रही है, और बाकी काफी कम बार रिपीट हो रही है। तो इसने क्या किया कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिटेल, ये जो फील्ड था, ये देखिए ये डेटा सेट है, ये डेटा सेट है, ये उसका फील्ड है, ये फील्ड है, और उसके नल को देखिए किस तरह से इसने कर दिया। देखिए ये सेम का सेम डेटा सेट और फील्ड है, डेटा सेट और फील्ड लिया है उसने। फील्ड यानी आपको पता ही है ना, मतलब फील्ड यानी मतलब जहां पे नल होता है वो भर देता है, और वैल्यू इक्वल टू परमानेंट। वैल्यू इक्वल टू परमानेंट मतलब ये इसमें जितने भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्लाइंट, ये जो फील्ड है इसमें जितने भी नल वैल्यूज हैं, इसको तुम परमानेंट से रिप्लेस कर दो। परमानेंट मतलब ये क्लास है, परमानेंट से रिप्लेस कर दो। परमानेंट से क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि जो मोस्ट ऑकरिंग क्लास जो है वो परमानेंट ही है। देखिए परमानेंट जो है 3146 टाइम जो है ऑकर होगा, तो मोस्ट ऑकरिंग क्लास जो है उससे उससे उसने रिप्लेस कर दिया। तो मोस्ट ऑकरिंग क्लास को हम क्या बोलते हैं? मोड, मोड बोलते हैं ना, तो मोड से रिप्लेस कर दिया उसने। ठीक है ना, ये कैटेगरिकल कॉलम है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जो है वैल्यू स्ट्रिंग है, परमानेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो ये उसको उसने परमानेंट स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। तो ये एक तरीका हुआ, मतलब जो मोस्ट ऑकरिंग क्लास है उससे रिप्लेस कर दो, मोस्ट ऑकरिंग क्लास है उससे रिप्लेस कर दो। तो ये एक तरीका हुआ हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल को जो है इंप्यूट करने का, मतलब मिसिंग वैल्यू भरने का। ठीक है, अगर यही कॉलम अगर कंटिन्यूअस होता, मतलब ये न्यूमेरिक कॉलम होता, ये कॉलम अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कॉलम, ये स्ट्रिंग का मतलब कैटेगरिकल कॉलम ना होके अगर ये अगर न्यूमेरिकल कॉलम होता, तो सोमन बताओगे मेरे को इसको कैसे इंप्यूट करते हैं? सर न्यूमेरिकल डेटा के लिए अगर उसमें आउटलायर्स ज्यादा नहीं है तो मीन से कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ अगर आउटलायर्स बहुत है तो मीडियन डाल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर ये न्यूमेरिकल कॉलम होता, तो ये हम यहाँ पे मोड मोड इसने मोड लिया है ना, यहाँ पे मोड का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू है। मेरे को मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू जो है वो परमानेंट है, तो मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू मतलब मोड से रिप्लेस किया, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल था। पर अगर ये न्यूमेरिक वेरिएबल होता तो हम इसको मीन से रिप्लेस कर सकते थे, या फिर मीन से रिप्लेस कर सकते थे, या मीडियन से रिप्लेस कर सकते थे। ठीक है ना, तो अब ये देखिए इसने क्या किया है कि यही आगे बताया है कि ये देखिए टेम्परेचर जो है, अब ये टेम्परेचर फील्ड पे आया है, टेम्परेचर फील्ड पे आया। टेम्परेचर फील्ड जो है, ये देखिए ये जो मैं हाईलाइट किया है, ये राउंड, इसने जो है हाईलाइट जो किया हुआ है, ये सिर्फ जो है वो आपका डेटा सेट है और कॉलम है। डेटा सेट सैंडी डेटा लिया है, 2-4 डेटा सेट है ना अपने पास, ऊपर 4 डेटा सेट अपन ने पढ़े थे सीएसवी से। तो एक डेटा डेटा सेट का नाम है, एक डाटा फ्रेम का नाम है सैंडी डेटा। उसमें उसने टेम्परेचर उठाया कॉलम, उसका मीन निकाला है, मीन निकाल के उसने राउंड किया है उसको। ठीक है, राउंड कर दिया।
ऐसे ही उसका मोड भी निकाला और मीडियन भी निकाला। और अगर आपको मीन मीडियन मोड में अगर डिफरेंस नहीं मालूम है तो अभी नोट डाउन कर लीजिए कि मीन मीडियन और मोड में क्या डिफरेंस होता है। ये आप नोट डाउन करके थोड़ा सर्च कीजिएगा, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जैसे जैसे ये देखिए, ये देखिए इसने क्या किया, ये कॉलम है हमारा, ये डाटा सेट का कॉलम है, ये डाटा सेट का कॉलम है। फिल एन है, फिल एन है मतलब हमारी, फिल एन है मतलब नल वैल्यू को फिल करो। और काय से फिल किया उसने, मीन से फिल कर दिया। देखो ये मीन से फिल किया, ये मीन इसने कैलकुलेट किया था ऊपर, मीन से फिल किया। देखिए अभी नीचे उसने मोड से भी फिल किया और जो है मीडियन से भी फिल किया, तीनों से फिल करके उसने बताया है। पर हम जब फिल करेंगे तो आइदर मीन ले, या तो मीन लेंगे या तो मोड लेंगे या तो मीडियन लेंगे, तीनों में से एक ही लेंगे। आउटलायर होगा तो जो है, आउटलायर जो होगा लेगा तो हम मीडियन लेंगे। और अगर अगर हमारा हमारा अगर न्यूमेरिकल डेटा और आउटलायर हमारे कम है तो मीडियन या मोड, या मोड मोड वैसे भी ले सकते हैं। मतलब मीडियन मोड, मोड तो ले सकते हैं हम हमेशा, पर मोड जनरली हम जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्लास के लिए लेते हैं, तो मोड जनरली हम कैटेगरिकल डाटा के लिए लेते हैं। पर अगर हमारा न्यूमेरिकल डाटा है तो हम या तो मीडियन ले लेंगे या तो मीन ले लेंगे। मीडियन कब लेंगे, जब आउटलायर होंगे, और मीन कब लेंगे, जब आउटलायर नहीं होंगे। और ये जो हमारा कैटेगरिकल डाटा है उसमें तो मीन और मीडियन होता ही नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मोड से रिप्लेस कर देंगे। देखिए तीनों से रिप्लेस करने का उसने कोड दिया। तो ये देखिए जो मीन था वो 23 था, और मोड था जो 25 था, और जो मीडियन था तो 24 था। देखिए तो तीनों आसपास है। मीन मीडियन मोड की वैल्यू जो है 23, 24, 25 है। इसका ये मतलब है कि ये जो सेंडी डेटा और सेंडी डेटा टेम्परेचर जो कॉलम है, इसमें जो है आउटलायर बहुत कम है। आउटलायर बहुत कम है। कैसे कम है, क्योंकि मीन मीन मीडियन और मोड तीनों आसपास है, तीनों आसपास है, ठीक है ना। अगर हमारे इसमें ये टेम्परेचर वाले में अगर आउटलायर होते तो क्या होता, मीन और मोड में बहुत की वैल्यू में बहुत डिफरेंस आ जाता, मीन और मोड की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है बहुत। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मीन मीडियन मोड में आप डिफरेंस देखें, और किन कंडीशन में मीन और मोड बराबर होते हैं ये भी जरा आप थोड़ा सर्च करके देखें। पर अभी फिलहाल आउटलायर नहीं है, कम है आउटलायर, इसलिए जो है तीनों वैल्यू पास पास आ रही है। तो इसने तीनों से वैल्यू पर आपको कोड दिया है, आपका जैसा भी, आपको जैसा भी फिल करना है कर सकते हैं आप, या तो मीन ले सकते हैं, आउटलायर है तो मीडियन ले सकते हैं, और आपका अगर कैटेगरिकल डेटा है तो आप मोड ले सकते हैं। आप न्यूमेरिकल डेटा में भी मोड ले सकते हैं, पर मोड जनरली हम ज्यादा करके कैटेगरिकल डेटा में लेते हैं। तो ये दो तीन तीन वैल्यू तीन तीन मेथड हो गई हमारी। एक तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग हो गई, जो ये मोड से उसने रिप्लेस किया है कैटेगरिकल कॉलम को। ये न्यूमेरिकल कॉलम जो था टेम्परेचर, इसको इसने मीन मोडियन मोड तीनों से रिप्लेस करके बताया। तो ये दो तरीके हो गए हमारे, मतलब मीन मेडी ये फिल करने के। एक तो कंटिन्यूस का टेम्परेचर जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल है, और जो जो ऊपर ये था ये न्यूमेरिक वेरिएबल था। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्लाइंट था, ये आपका कैटेगरिकल वेरिएबल था। तो इसका भी एक तरीका बता दिया इसने, इससे बता दिया इसको जो है आप मोड से रिप्लेस करो या मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू से रिप्लेस करो। ये दो तरीके हो गए, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है हमारे पास, कि ये दो तो सिंपल तरीके हैं, मतलब जनरली जो है हम अधिकतर केसेस में जो है मीन मीडियन या मोड से रिप्लेस करेंगे, अधिकतर केसेस में तो यही होगा। पर अगर हमको और सोफिस्टिकेटेड काम करना है तो मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए भी हम मॉडलिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का मॉडलिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी आप देखिए, मॉडलिंग करके हम मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले क्या है कि हीट मैप बनाया है इसने, हीट मैप बनाया और देख लिया कि इसमें कोरिलेशन कोरिलेटेड हीट मैप तो आपको बनाना आता है, कई बार बना चुके हैं। तो इसमें देख लिए कोरिलेटेड फीचर कौन कौन से हैं, कोरिलेटेड फीचर कौन कौन से हैं निकाल लिए इसने, ठीक है। तो जो है इसको, ये देखिए अब तो इसको जो है ना, ये कॉलम, इस कॉलम का जो है ना प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर्स, एक कॉलम है प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर्स। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कितनी हुई, बारिश को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं ना, बारिश या बर्फ गिरती है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, राइट। तो प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर को के नल को इसको फिल करना है, ठीक है। तो ये काय से फिल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसमें कोरिलेशन, इससे देख लिए कि प्रेसिपिटेशन इन नल जो है, प्रेसिपिटेशन इन नल से कोरिलेटेड कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से कॉलम है कोरिलेटेड। तो ये देखिए प्रेसिपिटेशन इन नल को तो इसको फिल करना है, और जो है ये तीन कॉलम उससे कोरिलेटेड उसने निकाले, लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड। लॉन्जिट्यूड लेटीट्यूड मतलब उज्जैन में कितनी बारिश हुई, इंदौर में कितनी बारिश हुई।
तो ये रिलेटेड है ही, अलग अलग जगह पे अलग अलग बारिश होती है, तो प्रिसिपिटेशन उससे रिलेटेड होगा ही। और दूसरा टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल, ये कुछ एक वेरिएबल है, तीनों को देख लिया इसने कि प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर से ये रिलेटेड है, तो ये वेरिएबल इसने अलग कर ली, वेरिएबल जो है अलग कर लिए। ठीक है, वेरिएबल अलग कर लिए। उसके बाद इसने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन जो है, यहाँ देख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन को इसने इंसर्शिएट किया। मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या करना चाहता है। ये प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर जो है, इसकी वैल्यू को ये इन तीन वैल्यू के रिग्रेशन से भरना चाहता है। ये तीन वैल्यू जो है ना, डेस्टिनेशन लेटीट्यूड, डेस्टिनेशन लॉन्जिट्यूड और पिकअप टाइम टू अराइवल, इन तीनों का रिग्रेशन करके, इन तीनों का रिग्रेशन करके जो प्रेडिक्शन वैल्यू आएगा, उससे ये जो है प्रिसिपिटेशन वैल्यू को भरना चाहता है, पॉपुलेट करना चाहता है। तो लीनियर रिग्रेशन जो इसने इंस्टेंशिएट कर लिया। और जो है उसके बाद उसने क्या किया कि सैंडी डेटा, तो सैंडी डेटा हाँ, तो सैंडी डेटा आपका पूरा डेटा सेट था। सैंडी डेटा मतलब आपका जो पूरा रॉ डेटा सेट है वो था। उसमें टू ट्रेन लिस्ट दे दी उसने, मतलब सिर्फ ये 4 कॉलम सेपरेट कर लिए। टू ट्रेन क्या है, लिस्ट है। ये लिस्ट में सिर्फ 4 ही कॉलम है, 1 2 ये 3 और ये 4 कॉलम। 4 कॉलम उसने सेपरेट कर लिए, मतलब इसको 4 ही कॉलम से मतलब है, बाकी सैंडी डेटा के जो कॉलम है उससे मतलब नहीं। तो ये 4 कॉलम उसने सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब जो है उसने 4 कॉलम में क्या किया कि मतलब जो है 4 कॉलम में उसने एक्स और वाई अलग कर ली। एक्स का अलग कर लिया, मतलब ये 3 कॉलम एक्स हो गए, ये 3 कॉलम जो है इनपुट वेरिएबल हो गए, और आपका जो प्रेसिपिटेशन जो है वाई वेरिएबल हो गया। तो ये यहाँ कर लिया इसने, ये यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, इसमें कर लिया। ठीक है, और फिर यही जो है इसने जो है इसको इसने वाई एक्स टेस्ट वाई टेस्ट दोनों के लिए कर। ठीक है, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन में इसने एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड निकाला और प्रेडिक्शन निकाल लिया, प्रेडिक्शन निकाल लिया। तो प्रेडिक्शन निकाला मतलब क्या किया, इन तीनों की मदद से, मतलब ये 3 वेरिएबल जो दिख रहा है, मैं आपको हाईलाइट कर रखे हैं 3 वेरिएबल, डेस्टिनेशन लेटीट्यूड, डेस्टिनेशन लॉन्जिट्यूड और टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल। इन 3 वेरिएबल की मदद से इससे प्रेसिपिटेशन जो है प्रेडिक्ट कर लिया। यहां से प्रेडिक्ट हो गया। प्रेडिक्शन मतलब ये है, प्रेडिक्शन मतलब प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर है। और इसने क्या किया, इसको राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद इसने क्या किया कि जो प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर था, जहां भी नल था उसको उसने प्रेसिपिटेशन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर ये होता 4 लाइन में है, 3 लाइन के कोड में होता है। तो जितने भी प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर के जो इसके नल वैल्यूज थी, उसको उसने प्रेडिक्शन से रिप्लेस कर दिया। और प्रेडिक्शन कैसे निकाली, तो प्रेडिक्शन जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से निकाली, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन निकाली। और प्रेडिक्शन कैसे निकाली, तो लीनियर रिग्रेशन से निकाली। और उसका कोड क्या है, तो कोड आपके सामने है। मैं यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, किसी को यहाँ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। नव्या, आपको समझ में आया? सर ये प्रेडिक्शन की रिप्लेस किया है सर, दोबारा बता दीजिए। हाँ, तो मैडम देखिए, आपका जो प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर था, प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर था, इसमें कुछ नल वैल्यूज थी। ठीक है ना, इसमें कुछ नल वैल्यूज थी। अब इसको आपको फिल करना है, नल वैल्यूज को आपको फिल करना है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, हीट मैप बना के देख लिया कि प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर किससे रिलेटेड है। ऊपर ये हीट मैप बनाया और देख लिया प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर किससे किससे रिलेटेड है। मतलब किस किस में जो है आपका उसका किस किस वेरिएबल के साथ उसका 0.8 से ऊपर है, कोरिलेशन फैक्टर 0.8 से ऊपर है। तो देखा इसने कि जो प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर है, उसका इन 3 वेरिएबल के साथ जो है रिलेशनशिप है, मतलब कोरिलेशन है, मतलब 0.8 से इनका रिलेशनशिप ऊपर है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये 3 जो वेरिएबल है, 3 वेरिएबल को इसने एज ए इनपुट वेरिएबल लिया, 3 वेरिएबल जो है इसने इनपुट वेरिएबल लिया, और जो है प्रेसिपिटेशन को जो है इसने वाई वेरिएबल ले लिया। ये देखिए, तो इसने एक्स वाई बना लिए, और फिर जो है प्रेडिक्शन कर लिया। तो प्रेडिक्शन कर लिया मतलब प्रेडिक्शन मतलब क्या है, तो ये जो एक्स टेस्ट में 3 वेरिएबल है, एक्स टेस्ट में ये 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल एक्स टेस्ट में, एक्स ट्रेन में, एक्स ट्रेन में ये 3 वेरिएबल, सिर्फ 3 ही वेरिएबल एक्स ट्रेन में। और वाई ट्रेन में क्या है, वाई ट्रेन में ये है। तो पहले ट्रेन कर लिया,
और फिर जो है प्रेडिक्ट कर लिया। तो ये कई बार कर चुके हैं। तो ये प्रेडिक्शन क्या है? तो ये प्रेडिक्शन जो है ये प्रिसिपिटेशन इन मिलीमीटर ही प्रेडिक्ट हुआ है, राइट? तो इसने क्या किया, फिर जहां जहां भी नल था, जहां जहां भी नल था, ये जहां जहां भी नल था उसको जो है इसने प्रेडिक्शन से रिप्लेस कर दिया। अभी आया समझ में आपको? हाँ सर। आपको आया समझ में? हाँ सर। तो ये काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड तरीका है। हम कई बार यूज कर नहीं करते हैं, कई बार यूज, पर जो है ये किसने एक तरीका दिया है कि ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर तुमको करना है तो यू कैन डू इन दिस वे। ठीक है? ठीक है ना सर, मैन्युअली रिलेशन बनाने की बजाय लीनियर रिग्रेशन में वो रिलेशन बना के प्रेडिक्ट कर दी नल हाँ, वैल्यू। प्रेडिक्ट कर दिया, वही किया है इसने। तो अब ये देखिए, अब इसने अगले इसमें क्या किया कि ये कोड तो आप खुद देख सकते हैं थोड़ा। अब अगली 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 इसमें क्या देखिए, मैं आपको मतलब आपको पता होना चाहिए हमारे पास टूल्स क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है ना? तो जैसे टूल्स क्या क्या अवेलेबल है, तो अब इसने क्या किया, वही काम जो है इसने, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो लाल में लिखा हुआ है इटरेटिव इम्प्यूटर। मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आपको। तो ये इटरेटिव इम्प्यूटर से जो है इसने वही काम यही काम जो है इटरेटिव इम्प्यूटर से किया है उसने। तो सबसे पहले आपको जो है एक्सके लर्न डॉट एक्सपेरिमेंटल से जो है अनेबल करना पड़ेगा इटरेटिव इम्प्यूटर को। इटरेटिव इम्प्यूटर को आपको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इसने फिर रैंडम फॉरेस्ट जो है रैंडम फॉरेस्ट से किया है, तो रैंडम फॉरेस्ट से ज्यादा एक्यूरेट काम होगा। फिर इसने क्या किया है कि इस बार जो इसने क्या किया है, इटरेटिव इम्प्यूटर जो है इसको जो है इसने इंस्टेंशिएट कर लिया। रैंडम फॉरेस्ट को यहाँ रैंडम फॉरेस्ट ले लिया और जो है मैक्सिमम बोला कि 5 इटरेशन करो। और जो है रैंडम स्टेट आप कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम स्टेट इक्वल टू 1 लिया, 42 100 कुछ भी ले सकते हैं। और इसको बोल दिया ये रैंडम फॉरेस्ट को, मतलब आप जो हम इटरेशन करने जा रहे हैं वो रैंडम फॉरेस्ट से करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन भी ले सकते हैं। और उसको बोल दिया 5 इटरेशन करो। अब इसने देख लिया कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड, ये टेम्परेचर इसको प्रेडिक्ट करना था, टेम्परेचर में इसको कंप्यूट करना था। तो टेम्परेचर से रिलेटेड ये 3 वेरिएबल, कौन कौन से 3 वेरिएबल है? डेस्टिनेशन लॉन्जिट्यूड, डेस्टिनेशन लेटीट्यूड और टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल। ये जो है 3 कैसे निकाले इसने रिलेशनशिप जो है इसने हीट मैप से निकाला। हीट मैप से कैसे निकालते हैं, ये वेरिएबल यहाँ पे देखते हैं, प्लेटफॉर्म टाइप, और देख लेते हैं कि मतलब किसका कोरिलेशन ज्यादा है। देखिए ऊपर वाइटिश जो है, वाइटिश नंबर 1 है, नंबर 1 मतलब मैक्सिमम कोरिलेशन। तो ये वाइटिश जो दिख रहे हैं ये सारे वेरिएबल जो है, जैसे प्लेटफॉर्म टाइप है तो प्लेटफॉर्म टाइप से व्हाइट दिख रहा है ना आपको, डेस्टिनेशन डे ऑफ द मंथ ये ज्यादा रिलेटेड है क्योंकि ये नंबर 1, ये 1 की तरफ है इसका कोरिलेशन। तो ऐसे ये जितने भी व्हाइट दिख रहे हैं इनका कोरिलेशन ज्यादा है, तो इससे कोरिलेशन निकाल लेते हैं। हीट मैप से कोरिलेशन, इसने हीट मैप से कोरिलेशन निकाल लिया कि इससे जो टेम्परेचर है इससे रिलेटेड कौन कौन से वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल उससे रिलेटेड है। ठीक है? ये 3 वेरिएबल निकाल, इसको टेम्परेचर को जो है इंप्यूट करना है। तो फिर इसने क्या किया कि जो है इसको डाटा ट्रेन में, मतलब टू ट्रेन ले लिया। टू ट्रेन मतलब ये चारों कॉलम ले लिए, ये चारों कॉलम ले लिए, सिर्फ 4 ही कॉलम लिए इसने सैंडी से, 4 कॉलम ले लिए और इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? 4 डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद इसने क्या किया कि टेम्परेचर का जो है मिसिंग इंडेक्स निकाला है। तो मिसिंग इंडेक्स मतलब जहां जहां भी मिसिंग वैल्यू है, ये कोड जो है आपको बता देगा कि मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पे, ये कोड आपको बता देगा कि मिसिंग वैल्यू कहाँ पे। फिर इसने क्या किया कि इंप्यूट वेरिएबल कहाँ किया, हाँ ये देखिए। तो ये देखिए आप जो है इसने डाटा फ्रेम जब बनाया अंदर, तो डाटा फ्रेम में ये जो इम्प्यूटर को जो इसने इंस्टेंशिएट किया था, तो ये इम्प्यूटर को यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया और फिर ट्रांसफॉर्म जो है सैंडी डाटा ट्रू ट्रेन कर दिया। तो ये इम्प्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है रैंडम फॉरेस्ट से रिग्रेशन करके जो है एक एक करके जो है जहां जहां भी मिसिंग वैल्यू है वहां पे इम्प्यूट कर देगा और कॉलम्स टू ट्रेन। ये देखिए, तो ये इसने एक ही लाइन में कर दिया डाटा। पहले कायदे से चाहते हैं तो हम ये लाइन अलग भी कर सकते हैं, और उसने एक ही लाइन में कर दिया, फिट भी कर दिया, और जो है कॉलम को जो है यही कॉलम जो है इनके नाम भी दे दिए। तो ऊपर से इजी हो गया स्टेप जो है। ऊपर जरा नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा पड़े थे ना आपको, एक्स वाई बनाना पड़ा था, उसके बाद जो है फिट करना पड़ा था, प्रेडिक्शन करना पड़ा था, उसके बाद फिर ये करना पड़ा था, फिर प्रेडिक्शन को आपको एक्सप्लिसिटली बराबर करना पड़ा था।
तो यही सब काम इसने एक ही स्टेप में कर दिया। देखो एक ही स्टेप में सेम काम कर दिया। ये पहले चार वेरिएबल लिए, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को इंप्यूट करना है इन तीनों की मदद से। तो ये जो है इसने क्या किया, जो है एक ही लाइन में ये है इंप्यूटर यहाँ पे हमने इंस्टेंशिएट किया था, एक ही लाइन में इसने इंप्यूट करके फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर ट्रांसफॉर्म करने से वो इंप्यूट हो गए। और जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये कहाँ पे इसने इंप्यूटेशन किया है। ठीक है, तो ये दूसरा सोफिस्टिकेटेड मेथड हो गया। तो ये वही तरीका है, ये वही तरीका है। जैसे मैंने इसका मैंने थोड़ा आपके लिए डेफिनेशन भी लिख के रखा था इसका, तो इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ था मैंने। तो इटरेटिव इम्प्यूटेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर ईच फीचर इज मॉडल्ड एज अ फंक्शन ऑफ अदर फीचर्स। ठीक है ना, तो हमने टेम्परेचर को तीन फीचर का मॉडल किया था, टेम्परेचर को मॉडल किया था एज ए फंक्शन ऑफ 3 रिमेनिंग फीचर। ए रिग्रेशन प्रॉब्लम वेयर मिसिंग फीचर्स आर प्रेडिक्टेड। तो वो रिग्रेशन फॉरेस्ट व्यू से, फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट से आपका रिग्रेशन हुआ। ईच फीचर इज इम्प्यूटेड सिक्वेंशियली one after the other, allowing prior imputed features to be used as a part of model in the subsequent feature। मतलब यहाँ तक मैं इसको पढ़ने से करता हूं, तो ये जैसे ये अभी ऐसे आप इसको पढ़ने जाएंगे तो क्या करेगा कि ये मतलब ये मेरा ख्याल जहां तक जाता है, मैंने कभी यूज तो नहीं किया है ये, और जहां तक मेरा ख्याल जाता है एक एक करके सबको मॉडल करेगा। एक बार टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ दीज 3 फंक्शंस, एक बार डेस्टिनेशन लैटिट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ रिमेनिंग 3 फीचर्स, और एक बार डेस्टिनेशन लॉन्जिट्यूड एज ए फीचर ऑफ रिमेनिंग 3 फीचर्स। और जो भी इनके जो वो होंगे इम्प्यूटेशन कर देगा, मतलब प्रेडिक्ट करके इम्प्यूटेशन कर देगा इंटरनली, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये मतलब आप थोड़ा करके देखेंगे, और थोड़ा जब इसको प्रिंट करके देखेंगे आप देखिए कि डेस्टिनेशन लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल, इनमें या देखिए कि इनमें मिसिंग फीचर है कि नहीं। अगर मिसिंग फीचर है तो ये इम्प्यूटेशन करने से सबके मिसिंग फीचर फील होते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर के फील होते हैं। ये थोड़ा आप करके देखिएगा। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ जो हमने लीनियर रिग्रेशन से किया था, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिसिपिटेशन इन मिलीमीटर ही फील होगा। यहाँ पे प्रिसिपिटेशन इन मिलीमीटर ही फील होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स वाई जो है अलग कर लिया था, तो ये एक ही कॉलम फील होगा। पर इसकी डेफिनेशन पढ़ने से मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपके चारों कॉलम जो है उसके जो है इम्प्यूटेशन जो है फिल हो जाएंगे। बट देन आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो रिग्रेसर जो है वो मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करेगा। इसलिए आप एक बार करके देखिए इसको। एक बार जो है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में कुछ मिसिंग वैल्यू डालिए और टेम्परेचर में मिसिंग वैल्यू डालिए, और इसको रन करके देखिए कुछ एरर तो नहीं डालता है। अगर एरर नहीं डालता है तो फिर ये देखिए कि ये तीनों के मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करता है कि सिर्फ टेम्परेचर के करता है। तो एक बार जरा करके देखिए, मैंने भी इसको कभी यूज नहीं किया, पर एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि एक ही लाइन का जो मिसिंग इंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये इंप्यूटर को अगर हम इस तरह से इसको इंस्टेंशिएट कर ले तो एक ही लाइन में हमारा सारा काम कर देता है। और अगर आप ये इटरेटिव इंप्यूटर यूज ना करना चाहे तो फिर आप जो है ये डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, जो ये मैंने आपको ऊपर समझाई। तो यहाँ आप लिनियर रिग्रेशन की जगह रैंडम फॉरेस्ट या एक्सीबूस कुछ भी ले सकते हैं, और उससे जो प्रेडिक्शन आएगा उससे आप जो है एक्सप्लिसिटली फिट कर दो। और मेरा ख्याल है इटरेटिव इंप्यूटर जो है आपके लिए काम काफी आसान बना देगा। तो एक बार इसको आप ट्राई करके देखो इटरेटिव इंप्यूटर को। हाँ मतलब सर, ये सबके नल वैल्यूज फिल करता है। सबके नल वैल्यू फिल करता है ना? हाँ, सबके नल वैल्यू फिल करेगा, राइट। बार बार इटरेट करके प्रिडिक्ट करते जाता है जहां पे भी उसको डेटा मिल जाए, और फिर उसी डेटा से फिर अगले प्रिडिक्शंस और बनाते रहता है। हाँ तो बढ़िया है ना, फिर हमारे लिए तो यही बेस्ट है ना। आप ये 3 चीजें इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करने के बाद इटरेटिव इंप्यूटर का इंस्टेंस बना लो। इंस्टेंस यहाँ पे तुम रैंडम फॉरेस्ट लिया, यहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन, या फिर लीनियर रिग्रेशन मेरा ख्याल है मिसिंग वैल्यू हैंडल नहीं करेगा, तो आप रैंडम फॉरेस्ट से एक्जीबूस यहाँ पे लीजिए, और जो है मैक्सिमम एस्टिमेटर डालिए। मैक्सिमम एस्टिमेटर मतलब आपका नंबर ऑफ ट्रीज आपको पता ही है, नंबर ऑफ इटरेशन कितना है, कितने इटरेशन में फिल करना है, और रैंडम सेट जो है आपको जो नंबर डालना है डालिए।
तो ये मतलब अभी जैसे इसने कंफर्म किया उद्देश्य ने, चारों के जो है आपके जो नल वैल्यू एक साथ ही इटरेशन करके इंटरनली फिल कर देगा। तो इसका फायदा क्या है? एक तो मतलब ये फायदा है कि जैसे ये टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर को आपको प्रेडिक्ट करना, टेम्परेचर की मिसिंग वैल्यू को फिल करना है एक ही कॉलम। ये अगर ये 3 कॉलम पे डिपेंडेंट है, 3 कॉलम पे डिपेंडेंट है, तो आपका जो आप टेम्परेचर रिग्रेशन करके फिल कर रहे हैं वो काफी लॉजिकल होगा, वो काफी लॉजिकल होगा, क्योंकि आप रिलेटेड कॉलम से रिग्रेशन करके फिल कर रहे हैं। एक तो ये चीज। और दूसरा, आप जब आप 5 इटरेशन करके फिल कर रहे हो, तो आपका जो जो मतलब टेम्परेचर का जो आप फिलिंग, टेम्परेचर में जो आप मिसिंग वैल्यू फिल करोगे, वो आपको काफी एक्यूरेट एस्टिमेट मिलेगा, क्योंकि आप ये इटरेशन 2 4 5 इटरेशन करके फिल कर रहे हैं। तो ये जब आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए हो या फिर बहुत आपको सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करना हो, तो ये आप इटरेटिव इंप्यूटर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है मीन मीडियन या मोड से जो है रिप्लेस कर देता है। जनरली तो हम मीन मीडियन मोड ही यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए, पर अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट और सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करना है, तो देन यू कैन गो फॉर दिस इटरेटिव इंप्यूटर। कोड बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इटरेटिव इंप्यूटर को आपको एक बार इंस्टेंशिएट करना है, और जिन कॉलम को आपको नल फिल करना है वो लेना है आपको इसमें, पर वो सारे कॉलम रिलेटेड होना चाहिए। और रिलेटेड कैसे पता लगाएंगे आप? रिलेटेड आप हीट मैप से पता लगाएंगे। हीट मैप से आप पता लगाएंगे कौन कौन से कॉलम रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड करने के बाद अभी कॉलम इसमें डालेंगे, और उसके बाद जो है ये इंप्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दो। दिस लाइन ऑफ कोड विल फिल एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इसके बाद अपन कैटेगरिकल फीचर्स के लिए जा रहे हैं। तो कैटेगरिकल फीचर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 ना होते वो ये स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग होता है, मतलब जैसे आपका जैसे आपकी ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग है आपकी लो मीडियम हाई, जैसे 3 ग्रेड दिए हुए हैं कॉलम में, 3 ही ग्रेड है, लो है, मीडियम है, हाई है। तो लो मतलब जो होता है मीडियम से कम होता है, और मीडियम जो है वो हाई से कम होता है। लो मीडियम से कम होता है और मीडियम हाई से कम होता है। तो इसमें ग्रेडेशन है ना, इसमें ग्रेडेशन है। तो ये अपन जो है कल परसों जो अपन लेवल एनकोडर डिस्कस कर रहे थे तब भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इस तरह का ग्रेडेशन होता है तो हम डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट देते हैं। ग्रेडेशन है इसमें, देखिए, क्योंकि लो कैन बी सेड 1, हाई कैन बी सेड 2, मीडियम कैन बी सेड 2 एंड हाई कैन बी सेड 3, और उसके बाद जो है सुपर हाई 4 और सुपर सुपर हाई 5। इस तरह से आप जो है ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्डिनल कैटेगरिकल फीचर्स। ऑर्डिनल कैटेगरिकल फीचर हो गया है, इसको ऑर्डिनल बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर है। और दूसरा नॉन ऑर्डिनल कैटेगरिकल फीचर होता है। अब देखिए, आपके डाटा सेट में कैटेगरिकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है राइस, पास्ता, मैक्रोनी और स्पिगेटी। अब इसमें आप किसी को बड़ा किसी को छोटा थोड़ी बोल सकते हो, तो सारे ऐसे ही रैंडम है। कोई कुछ राइस है, कुछ पास्ता है, कुछ रैंडम है, कुछ मैक्रोनी है, कुछ स्पिगेटी है। तो ये रैंडम है, रैंडम आपकी रैंडम स्ट्रिंग्स है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है, तो इस तरह के जो आप इस तरह के स्ट्रिंग जो है उसको नॉन ऑर्डिनल बोलते हैं। नॉन ऑर्डिनल क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल और नॉन ऑर्डिनल दो कैटेगरी आप मेजर ध्यान में रखिए। कैटेगरी और भी होती है, पर ये दो कैटेगरी ध्यान में रखिएगा, ऑर्डिनल और नॉन ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब लो मीडियम हाई ऐसा ऑर्डर होता है, नॉन ऑर्डिनल मतलब रैंडम होता है स्ट्रिंग जो है। ठीक है, तो अब आप जो है इसको आप जैसे, अब आपको आपका जैसे आप लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल आपका कॉलम का नाम है लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ क्लाइंट। आपके पास तीन 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 जो है उसके जो है 3 ग्रेडेशन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। 4 ग्रेड है आपके पास। प्राइमरी मतलब जो 8वीं से कम पढ़ा हुआ है वो, सेकेंडरी स्कूल मतलब जो मेरा ख्याल है 12वीं तक पढ़ा हुआ है वो, ग्रेजुएट मतलब जिसने बीए बीकॉम बीएससी बी किया है वो, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जिसने एमई एमटेक एमए एमकॉम किया है वो आदमी। इस तरह की 4 ग्रेड्स हैं आपके पास, है ना। अब आपका जो ये डेटा का नाम ये देखिए, लेवल ऑफ एजुकेशन क्लाइंट्स, ये आपका कॉलम का नेम है। और इसमें 4 वैल्यूज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप इसको कैसे एनकोडिंग कैसे कर सकते हैं? तो आप प्राइमरी ऑर्डर है इनमें, तो प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज लेस देन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इज लेस देन पोस्ट ग्रेजुएट। तो ऑर्डर है ना, तो प्राइमरी को आप 1 बोल दीजिए, सेकेंडरी को 2 बोल दीजिए
ग्रेजुएट को 3 बोल दीजिए और जो है पोस्ट ग्रेजुएट को 4 बोल दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई सबसे पहले, माय मैप एजुकेशन करके एक डिक्शनरी बनाई। मैप एजुकेशन मेरी डिक्शनरी का नाम है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई है यहाँ पे। एक डिक्शनरी का की जो है प्राइमरी है, दूसरे का की जो है सेकेंडरी है, तीसरे का की जो है ग्रेजुएट है, चौथे का की जो है पोस्ट ग्रेजुएट है। ऐसे ही जो है वैल्यूज 1 2 3 4 दे दी मैंने। अब आप अगर यही वो क्लाइंट वो ले लीजिए आप, ये कॉलम है, जैसे आपका कॉलम है, आपका लोन डेमोग्राफिक जो है आपका डेटा सेट का नाम है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्लाइंट जो है आपके कॉलम का नाम है, आप ये कॉलम लीजिए और आप मैप कर दीजिए इसको। ये आपने जो डिक्शनरी बनाई है, तो ये जो आपने ये कॉलम है पूरा आपका, ये कॉलम हो गया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैप करके ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है मैप अंडरस्कोर एजुकेशन, ये आपकी डिक्शनरी है। तो आप ये जब कोड लिख देंगे, मैप कर देंगे इनको, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो हाईलाइट, ये ऑटोमेटिक जो है प्राइमरी को जो 1 से रिप्लेस कर देगा, सेकेंडरी को 2 से रिप्लेस कर देगा, ग्रेजुएट को 3 से रिप्लेस कर देगा और पोस्ट ग्रेजुएट को 4 से रिप्लेस कर देगा। ये आपने मैन्युअली किया, मैन्युअली कर दिया आपने। तो यही मेरे ख्याल है, यही तरीका मेरे लिए, यही तरीका मेरा ख्याल है बेस्ट है। अगर आपके पास 4 5 या 6 8 10 से कम कैटेगरी हो, तो आप ऐसी एक डिक्शनरी बना लीजिए और जो है इस कोड से मैन्युअली रिप्लेस कर दीजिए। ये मैप रिड्यूस और फिल्टर जो है अपन पहले कर चुके हैं इसमें पाइथन में। अगर नहीं याद है आपको, तो ये देखिए कि मैप किस तरह से काम करता है, पाइथन का मैप किस तरह से काम करता है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ये बेसिक पाइथन है जो अपन पहले कर चुके हैं। और ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो प्राइमरी को 1, सेकेंडरी को 2, ग्रेजुएट को 3 और पोस्ट ग्रेजुएट को ऑटोमेटिक 4 से रिप्लेस कर देगा। और ये हम रिप्लेस क्यों करते हैं? क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में डालने से पहले सारे कॉलम जो है न्यूमेरिक होना चाहिए। जो है हम ऐसा नहीं रख सकते, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा वैल्यू नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे तो वो एरर मार देगा। तो मेरे को कोई बताएगा कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये ऑर्डिनल है कि नॉन ऑर्डिनल है? कोई बताएगा? नव्या आप बताएंगे? सर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये ऑर्डिनल है, इसलिए हमने ग्रेडेशन दे दिया 1 2 3 4 का, ठीक है ना। तो ऐसी हमने डिक्शनरी बनाई और ये मैप कर दिया कॉलम। ये सबसे पहले कॉलम ले लिया, कॉलम डॉट मैप, मैप जो है फंक्शन है पाइथन का, और उसमें डिक्शनरी दे दी तो ऑटोमेटिक जो है रिप्लेस कर देगा। अब आप वैल्यू काउंट देखिए, जब आप वैल्यू काउंट देखते हैं उसी कॉलम का, तो उसी कॉलम का वैल्यू काउंट जो है ये 1 2 3 में आएगा। 1 जो है 10 है, 4 जो है सबसे ज्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें जो है सबसे ज्यादा लोग जो 3 जो है ग्रेजुएट है। देखिए 3 जो है ग्रेजुएट लोग सबसे ज्यादा है, जो 3 मैप किया था, ग्रेजुएट 420 है और पोस्ट ग्रेजुएट 68 है। नहीं, 2 जो है सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन 89 है और उससे कम ग्रेजुएट है और उससे कम प्राइमरी वाला है। तो इस तरह से हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है सारे स्ट्रिंग कॉलम को या कैटेगरिकल कॉलम को, हमको जो है आप इससे रिप्लेस करना पड़ता है न्यूमेरिक से। तो आप ये तरीका ही अपनाने में आपको यही तरीका रिकमेंड करूंगा। ऑटोमेटिक तरीके आते हैं, लेवल एनकोडर से आप कर सकते हैं, पर आप इसी से करेंगे तो आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया है कि यही चीज जो है उसने, यही चीज जो है इसने, यही चीज जो है इसमें जो है, यही चीज जो है इसमें लेवल ऑर्डिनल एनकोडर करके एक आता है, ऑर्डिनल एनकोडर, उससे करिए, ऑटोमेटिकली करिए। तो इसने क्या किया, कैटेगरी एनकोडर से कैटेगरी एनकोडर को एससीई इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद इसको ये 2 कॉलम इंपोर्ट करना है। कौन से 2 कॉलम? बैंक नेम क्लाइंट्स और बैंक ब्रांच क्लाइंट, ये दोनों को इंपोर्ट करना है। तो इसको एनकोड करना है, तो इसने क्या किया, तो ये देखिए, तो इसने ऑर्डिनल एनकोडर लगाया और कॉलम्स इज इक्वल टू, जो कॉलम एनकोड करना थे वो दे दिए, कैट कॉलम्स दे दिए, और जो है और ये 2 कॉलम दे दिए, और वो जो लेम डेमोग्राफिक जो था, ये हमारे पास ये था, डाटा सेट था, तो डाटा सेट को फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने। तो कौन से कॉलम एनकोड होंगे? जो कॉलम उसने लेवल ऑर्डिनल एनकोडिंग को इंस्टेंशिएट करते समय जो कॉलम दिए हैं, कैट कॉलम्स। तो कैट कॉलम मतलब ये 2 हैं, ये 2 कॉलम एनकोड हो जाए। अब देखें कॉलम कैसे है, कौन सा है, देखिए कौन से कॉलम थे, बैंक नेम क्लाइंट्स। तो बैंक नेम क्लाइंट्स, देखिए बैंक नेम क्लाइंट जो है ये इनकोड हो गया। देखिए नीचे से तीसरा नहीं, नीचे से तीसरा जो है बैंक ब्रांच क्लाइंट है, तो ये भी हमारे पास बैंक, नीचे से तीसरा देखिए बैंक ब्रांच क्लाइंट, तो ये इनकोड हो गया सब जो है 1 1। उसने जो 4 रिकॉर्ड जो पढ़े हैं वो आपका 1 1 हो गया। और बैंक
बैंक नेम क्लाइंट है वो 1 2 3 में इनकोड हो गया। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि बैंक का जो क्लाइंट के नाम है या जो ब्रांच के नाम है, ये तो आपके रैंडम वेरिएबल नॉन ऑर्डिनल, ये ऑर्डिनल नहीं होगा, तो नॉन ऑर्डिनल डेटा होगा। ये ऑर्डिनल नहीं होगा, नॉन ऑर्डिनल होगा, डाटा ऑर्डिनल नहीं होगा। तो इसने इसको ऑर्डिनल से क्यों किया है, ये उसका मतलब, इसका जवाब मतलब, मैं तो इसको, इस डेटा को जो है, मैं तो होता तो मैं इसको ऑर्डिनल से नहीं करता, क्योंकि ये डाटा ऑर्डिनल है ही नहीं। ऑर्डिनल कब होता है? ऑर्डिनल जब होता है जब कुछ ऑर्डर हो, जैसे इधर है प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे इधर ऑर्डर है ना प्राइमरी सेकेंडरी का, जैसे यहाँ पे ऑर्डर है प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। आप बैंक के ब्रांच नेम में, क्लाइंट नेम में और ब्रांच नेम में ऑर्डिनल क्या हुआ? तो नाम है, ये तो ऑर्डिनल होगा ही नहीं। तो यहाँ ऑर्डिनल एनकोडर इसने यूज करके बताया जरूर है, पर ये गलत है। इसका उपयोग जो है, आप यहाँ ऑर्डिनल यूज मत कीजिए, यहाँ पे आप वन हॉट एनकोडिंग यूज कीजिए। जब नॉन ऑर्डिनल डेटा हो, जैसे ब्रांच के क्लाइंट कौन से हैं या क्लाइंट के नाम कौन से हैं, जब ये ऑर्डिनल डेटा, नॉन ऑर्डिनल है, ये डेटा ऑर्डिनल नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो इसके लिए आप जो है वन हॉट यूज करो, आप ऑर्डिनल यूज मत करो। उसने जो है सिर्फ बताने के लिए यूज किया है, तो आप जो है यहाँ ऑर्डिनल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा ऑर्डिनल नहीं है। तो देखिए, तो ये एक तरीका हुआ वन हॉट कोडिंग जो है। वन हॉट एनकोडिंग तो मैं आप कई बार कर चुके हैं वन हॉट एनकोडिंग, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। एक हैश एनकोडिंग है, मैं अभी इसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अब एक देखिए, एक तरह का जो है, एक टारगेट एनकोडिंग जो है, एक और होता है टारगेट एनकोडिंग, जो काफी लोग जो है यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे टारगेट एनकोडिंग मेरे को आपको बताना थी। चलिए, टारगेट भी मैं अभी स्किप करता हूँ, क्योंकि टारगेट से भी इतना मतलब, टारगेट एनकोडिंग भी ज्यादा यूज नहीं होती। तो ये हैश एनकोडिंग और टारगेट एनकोडिंग जो इसने दी हुई है, ये होती तो है मतलब, पर इसमें यूज नहीं करते हैं। इसमें ज्यादा है ना, टारगेट एनकोडिंग में बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग हो जाती है, तो टारगेट एनकोडिंग और हैश एनकोडिंग हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो दो तरह के एनकोडिंग हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताई। एक तो वन हॉट एनकोडर, या फिर ये ऑर्डिनल एनकोडर, या फिर ऑर्डिनल एनकोडर यूज करते हैं। ऑर्डिनल एनकोडर मतलब क्या? ऑर्डिनल एनकोडर मतलब जो है प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करने के लिए ऑर्डिनल यूज करते हैं, और एक वन हॉट एनकोडर यूज करते हैं। दो एनकोडर ज्यादा यूज होते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा ये दो हैश एनकोडिंग और टारगेट एनकोडिंग जो है, आप थोड़ा अपने आप से देखिएगा, पर ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं इनको। आप देखिए न्यूमेरिकल डेटा को कैसे हैंडल करना है, न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस डेटा को। तो न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस डेटा मतलब, देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल है एक डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये देखिए एक वेरिएबल है, ये डिस्टेंस इन वेरिएबल है। ये डिश सैंडी डेटा जो है हमारा डेटा फ्रेम है, और उसमें एक डिस्टेंस किलोमीटर करके एक वेरिएबल, डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है। और ये सैंडी डेटा जो है, ये हमारा डेटा सेट है। तो बेसिकली इसने कॉलम लिया है, डाटा सेट का एक कॉलम लिया है, और डिश प्लॉट किया है। तो डिश प्लॉट हम कई बार कर चुके हैं। डिश प्लॉट करने का मतलब होता है हिस्टोग्राम बनाओ। तो ये इसने हिस्टोग्राम बनाया, डिस्टेंस इन किलोमीटर का हिस्टोग्राम बना लिया। अब आपको अगर क्लियर नहीं है हिस्टोग्राम क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हिस्टोग्राम के ऊपर थोड़ा आप R&D करें, और थोड़ा गूगल में देखें कि हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो फिलहाल मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है ये देख रहा हूँ कि हिस्टोग्राम जो देख रहे हैं आप, तो ये स्क्यूड है, मतलब ये जो है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये बेल कर्व नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। तो कई बार है ना, कई एनालिसिस में हमको क्या करना पड़ता है कि हमको ये जो है सिमेट्रिक लगता है, ये सिमेट्रिक लगता है, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल डिस्टेंस इन किलोमीटर सिमेट्रिक नहीं है, बेल कर्व नहीं, तो हमको कई बार बेल कर्व के आसपास लगता है। तो हमने क्या किया, एक लॉग ट्रांसफॉर्म ले लिया इसका, np डॉट log 1p, मैं log 1p समझाता हूं आपको अभी। np डॉट log 1p सैंडी डेटा, ये जो है कॉलम रख दिया है यहाँ पे, कॉलम रख दिया, और उसका कुछ नहीं, लॉग ट्रांसफॉर्म कर लिया उसने, ठीक है ना। तो ये जो कॉलम था डिस्टेंस इन किलोमीटर का, सैंडी डेटा का, उसको उसने क्या किया, सिर्फ लॉगरिथम ले लिया उसको। अब log 1p क्या होता है,
मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए लॉगरिदम लेने के बाद क्या हुआ, लॉगरिदम देने के बाद देखिए ये कर्व जो है काफी, जो उसका प्लॉट था, मतलब इसका जो डिश प्लॉट था, पहले देखिए थोड़ा ऐसा राइट टेल था, ये राइट की तरफ थोड़ा लंबा था, राइट की तरफ लंबा था ये, है ना, राइट टेल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए काफी कुछ सिमेट्रिकल हो गया है, परफेक्टली सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ है पर काफी कुछ सिमेट्रिकल हो गया है। और इस बंदे का कहना ये है कि मतलब आप जो बोलते हो लॉग ट्रांसफॉर्म जब लेते हो तो दिस स्ट्रेटेजी कैन हेल्प, मतलब लॉग ट्रांसफॉर्म जब आप करते हो तो डेटा को सेंटर, देख तो डेटा सेंटर हो जाता है, इसमें डेटा सेंटर नहीं है, सेंटर पे नहीं है डेटा, इसमें देखिए डेटा सेंटर हुआ है काफी कुछ। तो इस तरह का जब आप लॉग ट्रांसफॉर्म लेते हो तो मतलब ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह का जब हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दिस स्ट्रेटेजी कैन हेल्प मोस्ट मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म बेटर। मतलब अगर आपका इस तरह का अगर आपका जो जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका बराबर नहीं आ रहा, राइट टेल्ड है, ऐसे कोई स्क्यूड आ रहा है, तो अगर आप लॉग ट्रांसफॉर्म लेके उसको सिमेट्रिक बनाते हो तो एक चांस है कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी, प्रेडिक्शन या फिर क्लासिफिकेशन जो है वो बेटर आए, एक चांस है। तो आपको करके देखना पड़ेगा ये, कि मैं लॉग ट्रांसफॉर्म करके देख रहा हूँ, तो मुझे एक बार लॉग ट्रांसफॉर्म करके भी देख लेना चाहिए, क्योंकि लॉग ट्रांसफॉर्म एक जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में रखते हैं। ये एक जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम लगाते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमारा काफी कुछ मशीन लर्निंग मॉडल में इंप्रूवमेंट होता है। तो आप क्या करिए कि ये लॉग ट्रांसफॉर्म जो लगाइए, लॉग ट्रांसफॉर्म जो लगाया है इसमें, ये लॉग ट्रांसफॉर्म लगा के उसी को असाइन कर दिया है, मतलब ओरिजिनल को उसने ओरिजिनल डिस्टेंस किलोमीटर को क्या कर दिया, लॉग ट्रांसफॉर्म करके उसी को असाइन कर दिया। मतलब आप जो वेरिएबल बचा वो लॉग ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। तो ये ओरिजिनल वेरिएबल ड्रॉप हो गया, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल का हमने लॉग ले लिया ना, ओरिजिनल वेरिएबल का लॉग ले लिया, तो अब ये जो वेरिएबल बचा ये लॉग ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। तो ये सिमेट्रिक वेरिएबल जब मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में स्पेशली लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस तरह का सिमेट्रिक डेटा जब हम देते हैं तो हो सकता है कि हमारे मॉडल का जो है परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाए। और मैंने आपको कई बार बताया कि मशीन लर्निंग इज ए आर्ट, तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ती है। आप ये नहीं बोल सकते कि लॉग लगाने से इंप्रूव होगा ही होगा, पर एक चांस है, मतलब 70% 60% चांस है कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इसलिए अगर आपको इस तरह का स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का अगर आपका कोई वेरिएबल स्क्यूड है, तो एक बार लॉग ट्रांसफॉर्म लगा के आप मशीन लर्निंग मॉडल फिर से ट्राई कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी के अंडर में आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कवर किया है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको एक तो ये बताया है कि मैंने आपको ये बताया है कि कैटेगरिकल एनकोडिंग कैसे करते हैं, मतलब ये कैटेगरिकल, ये जो है आप एक लेवल एनकोडिंग है, इसको लेवल एनकोडिंग बोलते हैं, जो ग्रेडेशन में होती है। तो लेवल एनकोडिंग मैंने 2 तरीके बताए, मैनुअल तरीका, मैनुअल डिक्शनरी बना के कर लो, और दूसरा ये जो है आप डायरेक्टली आपको ऑटोमेटिक करना है तो आप ये तरीका यूज कर लो, ओरिजिनल एनकोडर यूज कर लो। ये दोनों से एक ही काम होगा, एक मैनुअल है एक ऑटोमेटिक है, और दूसरा है एक वन हॉट एनकोडिंग। तो वन हॉट एनकोडिंग तो आप कई बार कर भी चुके हैं। तो ये 2 तरह के हमने एनकोडर यूज किए कैटेगरिकल डेटा के लिए। और अभी तक हम एक नॉन नॉन कंटिन्यूस डेटा के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो है यूज किया है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इस तरह का असिमेट्रिक डेटा है आपका, तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करने से वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और सिमेट्रिक होगा भी नहीं, वो आपको प्लॉट करके देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक हुआ कि नहीं। पर अगर थोड़ी सिमेट्री आ जाती है तो आपका मशीन लर्निंग का जो है काफी कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांस होते हैं। तो यहाँ मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। नव्या, आपको आया समझ में? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये log 1p क्यों लिया है इसमें। यस सर, ऐसे ही बोल रहे हैं मैडम कि सही में समझ में आया है आपके? हाँ सर आया है। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये log 1p क्यों लिया है, मैंने थोड़ा आपके लिए डिराइव करके रखा था। तो ये देखिए, तो आप सबसे पहले ये देखिए जो मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ यहाँ पे,
आपका ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इसको बड़ा करता हूं मैं, दिख रहा है? थोड़ा छोटा, एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है लॉग एनपी डॉट लॉग 0, उदय दिख रहा है ये? हेलो? हाँ सर। यस सर। हाँ तो आप जवाब दीजिए, जवाब दिएगा। देखो अगर आपने लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया किसी कॉलम का और उसमें अगर जीरो वैल्यू है, तो जीरो वैल्यू बहुत बार होती है, तो आपका देखो क्या हो जाएगा, एनपी डॉट एनपी, आप जब numpy डॉट लॉगरिथमिक लेते हो, log टू द बेस ई है, मतलब log टू द बेस ई है ये, तो जब numpy का आप log टू द बेस ई लेते हो तो माइनस इंफिनिटी हो जाता है। तो इस तरह के आप माइनस इंफिनिटी नहीं चाहोगे आपके मेरे डाटा सेट में माइनस इंफिनिटी नाम की कोई वैल्यू आ जाए, क्योंकि फिर आपका मशीन लर्निंग मॉडल नहीं चलेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल में आप जो भी डाटा सेट देते हैं उसमें सारी वैल्यू जो है न्यूमरिक होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी इज नॉट न्यूमरिक। तो अगर आपके डाटा सेट में जीरो है, अगर डाटा सेट में जीरो है तो ये माइनस इंफिनिटी दे देगा, तो एरर हो गई। तो जब log 1p यूज करते हैं, देखिए log 1p में आपको यूज करके बताता हूं, log 1p, log 1p, log 1p ऑफ जीरो क्या होता है? log 1p, log 1p ऑफ जीरो, देखिए वही जीरो में कर रहा हूं पर मैंने फंक्शन बदल दिया है। ये देखिए log जीरो का log 1p का जीरो भी जीरो ही होता है। मतलब इसने क्या किया, जो है जीरो को, जो log जीरो का log लेना पॉसिबल नहीं होता है ना, आपको पता ही है। तो माइनस इंफिनिटी की बजाय उसने log का जीरो को वैल्यू को जीरो ही रख दिया। तो ये क्या करता है कि मतलब जब हम log इसका लेते हैं, तो ये किस तरह का देखिए, log ऑफ x लेते हैं ना हम, log ऑफ x लिया हमने, जैसे log ऑफ x, तो 1p क्या होता है, ये 1 प्लस एक 1 जोड़ देता है, 1 जोड़ देता है। तो ये क्या हो जाता है, log 1p इज इक्वल टू log 1p इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x, इस टाइप का होता है, इस टाइप का हो जाता है, 1 जोड़ देता है, मतलब का अगर जीरो है तो ये 1 जोड़ देगा। तो अभी देखिए यार, जैसे अब अगर आप यहाँ इसमें 1 जोड़ देंगे, मैं आपको जोड़ के बताता हूँ बिलो। देखिए log ऑफ जीरो तो आपने देख लिया माइनस इंफिनिटी है, अब आप log ऑफ 1 प्लस जीरो देख लीजिए क्या होता है। अगर 1 जोड़ दिया मैंने तो क्या होगा, ये देखिए जीरो आया, और log 1p का भी आंसर जीरो आया, तो ये log 1p ऑटोमेटिकली जोड़ देता है 1 इसमें। तो इससे जो आपका माइनस इंफिनिटी आता है कॉलम में वो नहीं आएगा। और दूसरा एक एग्जांपल आप देखिए, एक बहुत छोटा नंबर लेता हूं मैं, 1 टू द पावर माइनस 1000, 1 टू द पावर माइनस 1000 लेता हूं। 1 टू द पावर माइनस 1000 मतलब 1 के बहुत जीरो, 1 अपॉन जो है 1000 हो गया है, माइनस 1 अपॉन माइनस 1000 मतलब 1000 जीरोस एक के ऊपर। तो देखिए log क्या आता है, log माइनस इंफिनिटी आता है, मतलब इसको जीरो पकड़ता है, जो है इसको log जो है जीरो पकड़ता है। और यही फंक्शन अगर मैं log 1p में डालता हूँ, 1 टू द पावर माइनस 1000 या माइनस 1000 को मैं डालता हूँ, तो ये माइनस 100 डालिए आप, जो है माइनस तो जीरो हो जाता है। ये देखिए ये माइनस वो वैल्यू को उतना ही रखता है, 1 जोड़ देता है, ये बस ये ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ, जैसे आप ये देखिए, ये e टू द पावर माइनस 100, 1 e टू द पावर माइनस 100 मतलब 10 टू द पावर माइनस 100 हुआ। मैं इसको जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ, मतलब ये ट्रू है, ये जो है फॉल्स है ना। पर मैं इसको एक में जोड़ रहा हूँ, एक में मैंने यहाँ एक जोड़ दिया, 1 टू द पावर माइनस 100 में मैंने एक जोड़ दिया, तो देखिए इसको जीरो ही बना दिया उसने। 1 टू द पावर माइनस 100 को उसने क्या किया, जीरो बना दिया, एक की वैल्यू एक ही रखी उसने, ठीक है। पर अगर मैं यही जो है 1 टू द पावर माइनस 100 जो है इसमें डालता हूं, 1 प्लस, तो ये देखिए कुछ मतलब ये नहीं, इसका मैं आपको अभी छोड़िए इसको आप, पर ये मतलब ये इसमें ये ध्यान रखिए कि log 1p में ये एक जोड़ देता है, और आपकी जो माइनस इंफिनिटी वैल्यू जो है वो आने नहीं देता है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी नहीं आने देता।
और दूसरा मतलब क्या होता है कि ये एक्यूरेसी बेटर मेंटेन रखता है। मतलब इसमें जो जैसे अगर आपका कोई बहुत छोटा नंबर है, जैसे अगर यहाँ पे जैसे ये देखिए, बहुत छोटा नंबर का अगर आप लॉग लेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। पर अगर इसका ही अगर आप लॉग 1p लेंगे, तो आपका ये 0 आ जाता है। मतलब इसको ये वन ट्रीट, इसमें एक और जोड़ देता है ना, वन एक और जोड़ देता है, इसको में एक वन और जोड़ेगा ये। तो ये log 1p मतलब एक तो आपके जीरो वैल्यू से जो माइनस इन्फिनिटी आता है उसको बचाता है, और दूसरा जो है आपका प्रिसीजन जो है मेंटेन रखता है। देखिए बहुत छोटे नंबर का अगर log 1p लेते हैं, अगर आप माइनस 1000 का लेते हैं तो ये 0 आया, तो ये इसको 1 जोड़ दिया इसने, और जो है 0, वो छोड़िए, इसको आप कंफ्यूजन छोड़िए। मतलब इतना ही ध्यान रखिए कि एक तो log x में अगर x अगर 0 होगा तो इन्फिनिटी आएगा। वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 1 हमको जोड़ना ना पड़े इसलिए हम log 1p फंक्शन यूज कर लेते हैं। अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। उद्देश्य समझ में आया आपके, 1p क्यों यूज करते हैं? हाँ सर। तो मतलब आप जब भी लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म करेंगे आप log x नहीं करेंगे, आप log 1p करेंगे। log 1p करने से क्या होगा, आपके कॉलम में जहां जहां भी 0 वैल्यू होगी वहां जो है उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो अपने आप 0 रह जाएगी। ये देखिए log 1p 0 तो 0 रह जाएगा। ये अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और दूसरा एक रीजन इसका ये बताते हैं कि log 1p जो है प्रिसीजन को थोड़ा मेंटेन रखता है, तो वो अपन कभी और देखेंगे। पर अभी आप इतना ही ध्यान रखिएगा, जीरो से log 0 जब होता है तो log ऑफ 0 इज माइनस इन्फिनिटी, बट log ऑफ 1 इज 0। तो अगर उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाता है 1। तो ये 1p क्या करता है, 1 ऑटोमेटिक जोड़ देता है। ये ध्यान रखिए। तो ये हमारा अवॉइड करने के लिए हम जो है लगाते हैं, मतलब आपका माइनस इन्फिनिटी अवॉइड करने के लिए लगाते हैं। तो अपन कहाँ पे थे? हाँ, तो ये आप जब भी लॉगरिथमिक लगाएंगे फंक्शन तो log 1p ही यूज करेंगे। 1p क्यों यूज करेंगे, तो कि अगर आपकी 0 वैल्यू होगी कॉलम में, उससे जो माइनस इन्फिनिटी आ जाता है उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है 1p लगाएंगे। तो यही लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्म करते समय यही लगाएंगे आप, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और जो है आप और कैसे, मतलब आप न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे आपको अगर डोमेन नॉलेज, अगर आप फाइनेंस के एक्सपर्ट है तो आपका जो अमाउंट, मतलब आपको एक और वेरिएबल डिराइव करना है कि इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना आ गया है, आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना मिला, आपको वेरिएबल डिराइव करना है। तो अमाउंट ड्यू में से जो है आप लोन अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो लोन अमाउंट में से, ये आपको जरूरी नहीं है आपके समझ में आए, पर ये जो है ये लोन ड्यू भी उसके पास है ऑलरेडी कॉलम, और लोन अमाउंट भी ऑलरेडी कॉलम है उसके पास। तो ये नया कॉलम कैलकुलेट करना चाहता है इंटरेस्ट इलेप्स। तो वो चूंकि वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, उसको मालूम है कि लोन ड्यू में से अगर लोन अमाउंट अगर हम माइनस कर देंगे तो लोन इलेप्स आ जाएगा। तो एक और वेरिएबल कैलकुलेट कर लिया है उसने, ठीक है। और दूसरा एक वेरिएबल इसने क्या कर दिया है, लोन को काउंट कर लिया है। तो ये लोन का जो काउंट जो है वो भी इसने मर्ज कर लिया। लोन का काउंट कैसे, एक लोन काउंट उसने नया वेरिएबल डाल दिया। तो लोन का क्या किया, लोन को ग्रुप बाय कर दिया कस्टमर आईडी से, और एग्रीगेट काउंट पे कर दिया, और लोन नंबर का इसने काउंट निकाल लिया, और काउंट निकाल के उसने एक और कॉलम बना दिया। तो ये जो इसने दिखाया है कोड, ये डाटा सेट स्पेसिफिक है। पर आप ध्यान रखिए कि मतलब इस तरह का आप मतलब और भी नए वेरिएबल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंस लेके जो है इसने इंटरेस्ट इलेस निकाला, यहाँ पे एक इसने काउंट लेके नंबर ऑफ लोन्स निकाले। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग वेरिएबल्स निकाल के अलग अलग तरीके से वेरिएबल निकाल सकते हैं, और वो वेरिएबल आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब देखिए, जिसमें आप सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आपके पास डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑलरेडी है सेंट्री डेटा में,
और आपके पास टाइम फ्रॉम पिकअप टू अराइवल भी है, मतलब डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, और आपको स्पीड चाहिए, तो क्या करेंगे आप? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे, तो एक नया वेरिएबल बन गया आपका। तो मतलब ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं इसने, ये एग्जाम्पल इन डाटा सेट के स्पेसिफिक है, पर इस कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट फीचर का प्लस माइनस डिवाइड इनटू करके आप जो है अलग अलग वेरिएबल और डिराइव कर सकते हैं। तो आप ये कैसे डिराइव, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस करना कि माइनस करना कि डिवाइड करना कि इनटू करना? तो ये आपका फंक्शनल नॉलेज से आता है। जैसे अगर आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं तो आपको पता है स्पीड इज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने स्पीड वेरिएबल निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जैसे फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, तो फाइनेंस के एक्सपर्ट है, आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्यू माइनस लोन अमाउंट। ये आपको फाइनेंस के एक्सपर्ट है तो आपको पता है, ये निकाल लिया आपने। ठीक है, तो ये आपने 2 वेरिएबल ऐसे निकाले क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट है। तीसरा वेरिएबल उसने क्या किया, सिर्फ लोन को काउंट कर लिया, लोन को काउंट करके उसने एक वेरिएबल डाल दिया उसका। ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि जिस आदमी के पास जितने ज्यादा लोन हो उसका पेमेंट करने का डिफॉल्ट करने का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतने सारे लोन है, तो उसकी सारी जो सैलरी है उसे उन्हीं लोन का ईएमआई देने में निकल जाएगी। तो ये भी एक यूजफुल वेरिएबल है। तो इस तरह से आप जो है, इस तरह से जो आप जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब 3 एग्जाम्पल दिए हैं इसने, पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम हुआ है, मैं यहाँ पे आपको 5-10 मिनट का ब्रेक देना चाहूंगा। ये समझ में आया आपको 3 वेरिएबल कैसे निकाले इसमें? एक बार सिर्फ 2 वेरिएबल माइनस कर दिए, एक बार एक को सिर्फ काउंट कर दिया, और एक बार एक को एक से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से जो है इसने 3 वेरिएबल निकाला है। तो ये जो है मतलब ये मतलब कहने का मतलब है प्लस माइनस डिफरेंट वेरिएबल्स का प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके आप अलग अलग तरीके मीनिंगफुल वेरिएबल डिराइव कर सकते हैं। और ये मीनिंगफुल वेरिएबल का आपको पता कैसे चलेगा? आप उस लाइन के एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको प्लस करना है कि माइनस करना है कि डिवाइड करना है कि इनटू करना है, तो आपको ये जो नया वेरिएबल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लस करने से क्या होगा, डिवाइड करने से क्या होगा, इनटू करने से क्या होगा। ऐसे आपको थोड़ा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो, आप सिर्फ डाटा साइंटिस्ट हो, तो आपकी टीम में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसकी आप सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना अभी बंद करना चाहूंगा क्योंकि ये काफी 1 घंटे का हो गया है। इसको मैं काफी अभी कंटिन्यू करूंगा, मैं इसको अभी काफी आगे चलेगा ये। तो मैं जो है इस पे अभी स्टॉप ही करूंगा। मैं अब रात को शायद लूंगा एक लेक्चर और। तो अभी आप इस पे कोई अभी तक के कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप। मतलब अपन क्या कर रहे हैं ये देखिए, अपन एक फीचर से ट्रांसफॉर्म कर करके अलग अलग जो है फीचर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये एक तो फीचर इंजीनियरिंग किया है। दूसरा आपने मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट किया। मिसिंग वैल्यू के 2-3 अलग अलग तरीके देखे। ठीक है ना, तो फीचर्स में ही, उन फीचर्स में ही हम कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके उन फीचर्स को हमारे मॉडलिंग के लिए और यूजफुल बना रहे हैं। ये कर रहे हैं अभी तक हम। तो अभी तक हमने आधा किया है, और जो है मैं चाहूंगा कि आप अभी क्वेश्चन पूछें मेरे से, क्योंकि काफी मेरे को लग रहा है आपको आज हेवी हो गया। तो नवे आपके पूरा समझ में आया अभी तक का? हाँ सर, पर सर को कुछ है जो अभी तक नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया, पूछिए मैडम। सर ये एक तो ये था इटरेशन वाला, जो आपने पीपीटी दिखाई थी ना सर, कौन सी पीपीटी? हाँ प्रेजेंटेशन आपका। हाँ हाँ सर, आगे कीजिए। हाँ हाँ सर, ये इटरेशन इम्पुटेशन। हाँ सर ये हाँ। नहीं आया अभी तक। हाँ तो मैडम मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं जो है अभी ये बंद कर रहा हूँ ना, तो वीडियो का लेंथ बहुत हो जाता है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।